आज के इस लेक्चर में प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की चर्चा की जाएगी। आपकी यूनिट जो पॉलिसी वाली है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित पॉलिसी की बात की जाती है। दो तरह की पॉलिसी होती है। एक फ्री ट्रेड की पॉलिसी है, यानी सरकार विदेशी व्यापार और देशी व्यापार में कोई अंतर नहीं करती है, कोई रोक नहीं लगाती। जो नियम देशी व्यापार के लिए हैं वही विदेशी व्यापार के लिए हैं। सरकार ने किसी अलग से नियम का प्रयोग नहीं किया है, तो उसको कहते हैं फ्री ट्रेड। और अगर सरकार रोक लगाती है, आयात और निर्यात को अपनी नीति के अनुसार नियंत्रित करती है, तो उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। अगर हम देखें तो ये दो नीतियां लंबे समय से चली आ रही हैं लोगों के, अर्थशास्त्रियों के मन में। वणिकवादी अर्थशास्त्री इस बात को मानते थे कि देश में सोना देश की समृद्धता और विकास का द्योतक है, मापक है। जितना सोना आएगा देश में उतना ही देश अमीर होगा और विकसित होगा। और इसलिए वो ये कहते थे कि एक्सपोर्ट करो, खूब निर्यात करो जिससे देश में सोना आए, लेकिन आयात मत करो क्योंकि आयात से देश का सोना बाहर जाता है। वणिकवादी अर्थशास्त्री इस तरह से सोचते थे, लेकिन इससे अलग सोचने का काम करते थे प्रकृतिवादी या फिजियोक्रेट्स। उनका विचार था कि आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है विकास के लिए, और इसलिए बहुत रोक लगाना एक अच्छी नीति नहीं होगी। तो ये विचार शुरू से चल रहा है कि इन दो नीतियों में से, फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म में से कौन सी नीति अच्छी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जब सारे देश लड़ गए आपस में, तब दो देशों ने कहा कि हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे, हम तुमको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुमसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये प्रश्न फिर उठा था। तो फिर WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर विचार किया गया। उसमें से IMF और वर्ल्ड बैंक काम करने लगे। WTO बहुत बाद में आया। समाजवादी देशों ने भी इस तरह का विचार रखा कि हम व्यापार को स्वतंत्र नहीं करेंगे। रूस, चीन, कोरिया ने तो क्लोज इकॉनमी बना ली, हम व्यापार ही नहीं करेंगे। भारत ने क्लोज इकॉनमी तो नहीं बनाई, लेकिन व्यापार पर नियंत्रण लगाने की बात शुरू से ही की और बहुत सारी संस्थाएं बनाई जिससे कि व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके। तो उस समय भारत ने पॉलिसी अपनाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी बाहर से जो चीज़ें बन आती हैं उसके जगह देसी चीज़ बनाओ और उसका इस्तेमाल करो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और एक्सपोर्ट प्रमोशन, अपने देश से निर्यात होने वाली चीज़ों को प्रोत्साहन दो और उनका निर्यात बढ़ाओ। ये भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है। तो भारत, रूस, चीन सभी प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, और आज लगभग हर देश आवश्यकता अनुसार दोनों नीतियों को अपनाता है। प्रोटेक्शनिज्म जहाँ ज़रूरत होती है अपने को प्रोटेक्ट करता है, और जहाँ पर अच्छा लगता है उसे वो फ्री ट्रेड करता है। ये स्थिति आज की है। इस चैप्टर में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म क्या है और किस तरह से। फ्री ट्रेड के लिए तो नीति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप कहते हैं हम कोई रोक नहीं लगाते, तो कोई नीति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोक लगाएंगे तो किस किस तरीके से लगाएंगे, और इसलिए प्रोटेक्शनिज्म को विस्तार से पढ़ना पड़ता है, और हम लोग इस चैप्टर में इसी पर चर्चा करेंगे। डेफिनेशन को देख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन भी समझ में आ जाए। डेफिनेशन ऑफ फ्री ट्रेड: द अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between two countries with no restriction
ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सीधी सी बात है, जब हम आयात और निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं लगाते, किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाते, तो उसको कहते हैं फ्री ट्रेड। लेकिन जब हम नियंत्रण लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षण या संरक्षणवाद। वेयर ए कंट्री इरेक्ट्स बैरियर, रुकावटें खड़ी करती है। वेयर अ कंट्री इरेक्ट्स बैरियर टू ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा हिस्सा सेंटेंस का ध्यान देने योग्य है। रोक तो लगाते हैं, लेकिन रोक क्यों लगाते हैं? कि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। हमारा उद्देश्य क्या है? हम देश के, हमारी इकॉनमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नुकसान होने की संभावना है तो हम प्रोटेक्शन की नीति का अनुसरण करते हैं। इस नीति का अनुसरण करने के लिए हम कई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको दो मुख्य रास्ते हैं। एक को कहते हैं टैरिफ बैरियर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स यानी प्रशुल्क संबंधी रुकावटें। प्रशुल्क माने क्या? टैक्स। आप जानते हैं, जब हम किसी देश से सामान आयात करते हैं तो आयात शुल्क लेते हैं, और जब हम निर्यात करते हैं तो निर्यात शुल्क लेते हैं। तो इन दोनों सबको क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर हम इसकी मात्रा को घटाएं बढ़ाएं तो हम प्रोटेक्शन की नीति अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम सामान न मंगाएं, लेकिन हम इस तरह का रोक नहीं लगा सकते, तो हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान से जो सामान आएगा उस पर हम बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे, और अपने दोस्त श्रीलंका से सामान आएगा तो हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। इस तरह का कर सकते हैं। उसी तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा बढ़ा करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट करने में लाभ है तो हम उस एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे करके या टैक्स कम करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं कि टैक्स बढ़ा रहे हों, ड्यूटी बढ़ा रहे हों, तो उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स किसे कहते हैं, इसको आप देखिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन विच मेक्स ट्रेड मोर डिफिकल्ट। कॉस्टली नहीं बनाता। पहले वाली परिभाषा में आप देखेंगे टैरिफ बैरियर्स में से, टैरिफ बैरियर्स दीज आर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, दे रेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स मेकिंग इंपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्टली। टैरिफ बैरियर से चीजें महंगी हो जाती हैं। बहुत कुछ समय पहले जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन में नहीं थे और हम टीवी आयात करने पर नियंत्रण लग रहा था, जिससे कि हमारे देश के अंदर टीवी के उद्योग को बढ़ावा मिले, तो अमेरिका या किसी देश से आने वाले टीवी पर 200% कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। यानी 10,000 रुपये का टीवी 30,000 रुपये का पड़ता था। तो बाहर से टीवी इंपोर्ट नहीं होता था, देश में टीवी बनाने को बढ़ावा दिया गया। तो कॉस्टली हो जाता है, और जब कॉस्टली हो गया तो उसमें कंपटीशन से बाहर हो गया। जो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं उनको कोई खरीदता नहीं, वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच मेक ट्रेड मोर डिफिकल्ट। कठिन बना देते हैं, आसान नहीं है। आपने कहा कि इस चीज़ का आयात कर सकते, इस चीज़ का आयात नहीं कर सकते। टैरिफ पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहें आयात ही नहीं कर सकते हो।
आयात करने पर ये शर्तें इनका पालन करना पड़ेगा, तो हम उसमें डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं। इसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, NTBs, also called non-tariff measures, NTMs, are trade barriers that restrict imports or export of goods or services through mechanism other than the simple imposition of tariff. ये बहुत सारे तरीके होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। नॉन टैरिफ मेजर्स के अंतर्गत एम्बार्गोज हैं। एम्बार्गोज माने when a country or several countries officially ban the trade of specified goods and services with another country. दो देश या कई देश मिलकर के आपस में रोक लगा लेते हैं कि साहब इस सामान का व्यापार नहीं करेंगे। जैसे आप जानते हैं हानिकारक सामान है, नशीला सामान है, गांजा, भांग, चरस, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कोई भी देश कहता है नहीं साहब, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, हम इस चीज़ का आयात नहीं करेंगे। पूरी की पूरी रोक लग गई। दूसरा तरीका है सैंक्शन का। सैंक्शन माने भी अवरुद्ध करना होता है, नियंत्रण लगाना होता है, रोकना होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत से नाराज होकर के या पाकिस्तान से नाराज होकर के अमेरिका ने व्यापार पर सैंक्शन लगा दिया, रोक लगा दी। तो रोक कुछ समय के लिए लगाई जा सकती है, किन्हीं वस्तुओं पे लगाई जा सकती है, मात्रा पे लगाई जा सकती है, लेकिन रोक लगाई जाती है। सैंक्शन, countries impose sanction on other countries to limit their trade activity. Sanction can include increased administrative actions or additional customs and trade procedures that slow or limit a country's ability to trade. भारत से नाराज है, जैसे हमने जब एटम बम का परीक्षण किया था तो अमेरिका नाराज हो गया, उसने सैंक्शन लगा दिया। और सैंक्शन लगाने का मतलब ये हुआ कि साहब अब हम आपसे कुछ कठिन शर्तों के अंदर ही व्यापार करेंगे, उस तरह से व्यापार नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ता है, चाहे आयात का मामला हो चाहे निर्यात का मामला हो। तीसरी चीज कोटा। कोटा किसे कहते हैं? अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फिजिकल नंबर ऑफ पर्टिकुलर इंपोर्ट। पर्टिकुलर इंपोर्ट माने गेहूं, चावल या हथियार या दवाएं, पर्टिकुलर इंपोर्ट। अब हम अगर तय कर देते हैं कोटा, इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी कोटा तय होता है। हमने इंपोर्ट का कोटा तय कर दिया। मान लीजिए कि दिवाली आ रही है और चीन से बल्ब और मूर्तियां आने वाली हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब इतनी मात्रा से ज़्यादा इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। इंपोर्ट करेंगे लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा से नहीं करेंगे, कम मात्रा में करेंगे। तो ये कोटा तय करते हैं और कोटा फिर लाइसेंस धारियों के बीच में बांट दिया जाता है। लाइसेंस देना भी इसकी एक व्यवस्था है। नॉन टैरिफ मेजर्स के अंतर्गत सब्सिडीज भी एक तरीका है। सब्सिडीज माने अ ग्रांट गिवन टू प्रोड्यूसर ऑफ ए गुड, और ये दो तरीके की होती है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड डोमेस्टिक सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडीज कहते हैं अ सब्सिडी इज ए पेमेंट टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय लोअरिंग देयर कॉस्ट। एंड डोमेस्टिक सब्सिडीज किसे कहते हैं? डोमेस्टिक सब्सिडीज इन्वॉल्व गवर्नमेंट हेल्प फॉर डोमेस्टिक बिजनेस facing financial problem. A government subsidy that is paid only when consumers buy locally produced goods
एंड सर्विसेज वुड काउंट एज एन एग्जाम्पल। इसको समझने की कोशिश कीजिए। सब्सिडी का मतलब है सहायता। भारत इंपोर्ट को घटाना चाहता है या एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो नुकसान हो रहा है या हो सकता है, उसको बचाना चाहते हैं। मान लीजिए हमको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमारे देश में उत्पादन अच्छा हुआ गेहूं का, और हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाए, हमारा फायदा होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई घाटा नहीं होगा। तो हम अपने उत्पादकों को सब्सिडी दे सकते हैं या एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे सकते हैं। कैसे, क्या होगा, इसको समझिए। गेहूं की कीमत अमेरिका में 90 रुपए है, भारत में 100 रुपए है। भारत 100 रुपए का गेहूं अगर अमेरिका को भेजेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो 90 का मिलता है। लेकिन भारत में गेहूं बहुत हुआ है, हम इतना खपत नहीं कर सकते, हमको भेजना ही है बाहर, तो हम क्या करेंगे? सरकार एक सब्सिडी का अनाउंसमेंट करेगी और ये अनाउंस करेगी कि गेहूं भेजने पर 20 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप यहाँ से 100 रुपए का गेहूं भेजते हैं तो आपको 20 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो व्यापारी भेज देगा अमेरिका, अमेरिका से उसको 90 मिलेगा और हमारे देश में सरकार उसको 20 रुपए और देगी। तो व्यापारी को, एक्सपोर्टर को कुल मिलाकर के 110 मिल जाएगा। यानी 100 में यहाँ खरीदेगा, निर्यात करेगा और कुल मिलाकर के 10% का फ़ायदा उठा लेगा। तो जब सरकार प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है या एक्सपोर्टर को सब्सिडी देती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाने की कोशिश करती है। अच्छा, अगर इंपोर्ट को रोकने की बात हो तब भी सरकार अगर कोई सब्सिडी दे रही है पहले से तो उसको हटा सकती है और उसका असर पड़ सकता है। इंपोर्ट लाइसेंस, कोटा की बात हमने आपको बताई, अब लाइसेंस की बात सुनिए। लाइसेंस वो अधिकार पत्र है जिसके आधार पर आप व्यापार कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिना लाइसेंस के कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, व्यापार ही नहीं हो सकता। तो सरकार अगर लाइसेंस ज़्यादा जारी करे, ज़्यादा लोगों को दे और कोटा भी बढ़ा दे तो इंपोर्ट बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट के मामले में करे तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, लेकिन अगर लाइसेंस घटा दे, कोटा भी घटा दे तो एक्सपोर्ट घट जाएगा। तो सरकार लाइसेंस और कोटा इस तरह से इस्तेमाल करती है। एक्सचेंज कंट्रोल्स, एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या है? दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन्वॉल्व्स लिमिटिंग करेंसीज दैट कैन मूव बिटवीन कंट्रीज, ऑल्सो नोन एज कैपिटल कंट्रोल। इसका मतलब जानिए। इसका मतलब यह है कि सरकार जो विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है, जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा नहीं रख सकता, सारी की सारी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहती है। कोई आदमी जब भी कहीं से विदेशी मुद्रा लाता है तो उसका कर्तव्य है कि उसको वो बैंक में जमा कर दे और बैंक आरबीआई के खाते में जमा कर दे। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट करना है, मान लीजिए आपको एक किताब इंपोर्ट करनी है अमेरिका से, तो किताब के लिए आपका रुपया तो चलेगा नहीं, आपको डॉलर चाहिए होगा। तो आप बैंक को लिखेंगे, भाई हमें किताब मंगाना है, हमें डॉलर चाहिए, बैंक आपको उपलब्ध करा देगा, तो आप डॉलर दे करके किताब ले सकते हैं। यानी इंपोर्ट करने के लिए आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए।
अब सरकार चाहती है कि इंपोर्ट ना हो, तो विदेशी मुद्रा देना ही बंद कर देगी, लिमिट कर देगी, $5,000 से $10,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, तो नियंत्रण लगा सकती है इस तरह भी। फाइनेंशियल प्रोटेक्शनिज्म, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शनिज्म वुड बी when a national government instruct banks to give priority when making loans at favorable interest rate to domestic business। अब इसको ध्यान दीजिए, थोड़ी बात लिखी है, थोड़ी नहीं लिखी है। डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, देश के अंदर ही व्यापार कर रहे हो भाई, तो ब्याज की दर कम होगी। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घुस रहे हो तो ब्याज की दर अलग होगी। अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं विदेशी व्यापार को, तो हम ब्याज की दर घटा देंगे, बैंक अपनी ब्याज की दर घटा देगी। लेकिन अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम अपने ब्याज की दर को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट में इंटरफेयर करके सरकार प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अपनाती है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शनिज्म। मर्की और हिडन प्रोटेक्शनिज्म, an example of murky or hidden protectionism is government measures that indirectly discriminate against foreign workers, investors and traders। वर्कर्स भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, व्यापार भी है। जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में देशों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो भी प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सदस्यों को मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा लगभग सभी देशों को देना पड़ता है। मोस्ट फेवरेबल नेशन माने भारत के लिए चीन भी बहुत प्यारा है, पाकिस्तान भी बहुत प्यारा है और अमेरिका भी बहुत प्यारा है। तीनों से आयात निर्यात के नियम हमारे एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन जब सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहेगी तो तीनों से भेद करेगी। चीन ने हमारी सेना को नुकसान पहुंचाया, बॉर्डर को नुकसान पहुंचाया, हम उससे भेद कर सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, हम उससे भेद कर सकते हैं। तो जब हम भेद करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि साहब हम मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा सबको बराबर से नहीं देते। तो इस तरह भी दूसरे देशों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का मतलब हम मानकीकरण कर देते हैं। हम उन्हीं सामानों को आयात करेंगे जिनको हमारे मानक पे खरे उतरते हैं। जैसे अभी कोरोना फैला, चीन से सारी दुनिया में लोग आते जाते हैं और सामान भी आता जाता है, और कोरोना फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दुनिया के अनेक देश इस पर रोक लगा सकते हैं कि साहब हम चीन से सामान नहीं खरीदेंगे। कभी कभी ये कह देते हैं कि चीन से हम मांस नहीं खरीदेंगे, मछली नहीं खरीदेंगे, समुद्री जीव से नहीं खरीदेंगे या उनका मांस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं और हमारे देश में बीमारी फैला सकते हैं। तो हेल्थ स्टैंडर्ड और सेफ्टी स्टैंडर्ड की कोई दिक्कत हो सकती है, सेफ्टी नहीं रहेगी। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, इसके आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है। नॉट एक्सेप्टिंग गुड्स ड्यू टू पॉल्यूटिव बाई प्रोडक्ट्स, that is certain chemicals not being handled correctly। रोक लगाने का एक तरीका यह भी है, जैसे कोई देश ये कह सकता है कि हिंदुस्तान से हम गेहूं नहीं खरीदेंगे, चावल नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि साहब आप जो है पराली को जलाते हो, उससे इतना धुआं पूरे वातावरण में फैलता है कि सारी दुनिया का वातावरण खराब होता है। तो
इस तरह के रोक लगा सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं करते हो, इसलिए हम आपके ऊपर रोक लगा रहे हैं। इसी तरह लेबर स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। जब बहुत से बहाने नहीं मिलते तो एक बहाना यह मिलता है कि आपके यहाँ श्रम का शोषण किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जाता है, इसलिए हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। लेबर स्टैंडर्ड में 4 चीज़ें आती हैं। एक तो बंधुआ मजदूरी, फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। आप नहीं करना चाहते फिर भी आपसे कराया जाता है, आपको पैसा नहीं दिया जा सकता है, जैसे चीन में माना जाता है कि ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल, अगर आप बाल श्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि आप बाल श्रम का इस्तेमाल करते हैं, हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, इसका भी आधार ले लिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क, आपके यहाँ कामकाज की स्वतंत्रता सबको बराबर नहीं है, देशी विदेशी के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेल फीमेल के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अनेक तरह से अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तब भी कोई ये कह सकता है कि हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे या सामान नहीं खरीदेंगे। और साथ ही साथ आपने मजदूरों को स्वतंत्रता नहीं दी हुई है, ट्रेड यूनियन नहीं बनाने दिया है, उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का अधिकार नहीं दिया है। इन सब आधारों को लेकर भी लेबर स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह के नियमों को लेकर के भी बैरियर तैयार किए जाते हैं, रोक लगाए जाते हैं। डिवैल्यूएशन भी एक महत्वपूर्ण चीज है। डेलिबरेट इंटरवेंशन इन करेंसी मार्केट, दैट इज टू ब्रिंग अबाउट ए करेंसी डिवैल्यूएशन माइट ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। डिवैल्यूएशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डिवैल्यूएशन का मतलब है अवमूल्यन, अपनी ही मुद्रा का मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटाना। ये कैसे काम करता है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज भारत का 70 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर है, यानी अमेरिका में जो चीज़ $1 की मिलती है वो भारत में अगर और किसी तरह का टैक्स ना हो तो 70 रुपये में मिल जाएगी। 70 रुपये आप देंगे, $1 की अमेरिकी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब सरकार ने रात को कह दिया 12 बजे कि भाई हम अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, अवमूल्यन कर रहे हैं। कल सुबेरे से यानी 12 बजे के बाद से $1 बराबर 100 रुपया होगा। इसका परिणाम क्या होगा? $1 की चीज जो भारत में 70 की मिलती थी अब 100 में मिलेगी, महंगी हो जाएगी। और महंगी हो जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, इंपोर्ट करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा, घाटे में चला जाएगा, तो वो इंपोर्ट करना बंद कर देगा। इसी तरह से एक और तरीका है VER, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। जानबूझकर स्वेच्छा से दो देश आपस में इस तरह का समझौता कर लेते हैं। This is where two countries make an agreement to limit the volume of their export to one another over an agreed time period. दो देश आपस में समझौता कर लेते हैं, भाई हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन ठीक नहीं है, हमारा ट्रेड बैलेंस ठीक नहीं है, हम आपको अभी भुगतान नहीं कर सकते, हम लोग आपस में व्यापार की मात्रा को कम कर देंगे। ये भी संभव है और ऐसा होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े हुए नियम कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, दैट इज पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है कि जो कुछ हमने अपने ज्ञान से, अपने स्किल से, अपने रिसर्च से खोजा, उसको हमने उसका लाभ कमाने का हमें अवसर दिया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उदाहरण के लिए अमेरिका में हॉलीवुड में 1000 करोड़ लगा करके कोई फिल्म बनी,
और पहले ही दिन वो जब वहाँ चलाई गई तो किसी आदमी ने उसकी फोटोग्राफी करके सीडी बना ली और सीडी बना करके उसको इंटरनेट के माध्यम से हिंदुस्तान भेज दिया और हिंदुस्तान में उससे लाखों सीडी बन गई और 10-10 रुपए में हर आदमी उसको देख लिया। तो जो संभावना थी कि पैसा कमाया जा सकता है फिल्म से, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ तो 10 रुपए में सब लोग ने देख लिया। जो कि हिंदुस्तान के वो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ के 2 करोड़ 3 करोड़ लोग हमारी इस फिल्म को देखेंगे और हमें पैसा मिलेगा, वो ख़त्म हो गया। तो जब बहुत से मामलों में, केवल फिल्म नहीं, म्यूज़िक है, फिल्म है, दवाइयाँ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत रिसर्च के बाद, बहुत कॉस्ट के बाद बनती हैं, उनको तुरंत लोग चुरा लेते हैं और कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, पेटेंट का उल्लंघन होता है। तो इसके आधार पर कि आपका देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रोकने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, आपकी वस्तुओं को इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप चोरी का सामान, चोरी से बनाया सामान हमको निर्यात करते हैं, हम इसका इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। प्रेफरेंशियल स्टेट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, इसका मतलब ये है कि सरकार वस्तुओं को खरीदती है, प्रोक्योर करती है। जब सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है तो खरीदना बंद कर देती है, जब बढ़ावा देना चाहती है तो खरीदना शुरू कर देती है। तो इस तरह से भी वो नियंत्रण करती है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, these include product labeling rules and stringent sanitary standards. Technical barriers to trade increase product compliance cost and impose monitoring cost on export agencies. बहुत से तकनीकी कारणों को लेकर के भी आयात और निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है। जैसे लेबलिंग का रूल है। लेबलिंग का रूल क्या है? आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कब बना, कब एक्सपायरी हो जाएगा, इसकी कीमत क्या है। इसको लेकर के कि आपके प्रोडक्ट पर लेबलिंग जैसी हम चाहते हैं, जो हमारे देश का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से नहीं होती है। मान लीजिए किसी देश में हर चीज़ बिल्कुल साफ लिखी हुई है, इस प्रोडक्ट को इस प्रोसीजर से बनाया गया, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी इतनी इतनी मात्रा है, इस टेम्परेचर पर इसको बनाने की टेक्नोलॉजी ये है, इससे होने वाली एलर्जी ये है, यह सारी बातें लिखी हैं और आपके देश में नहीं लिखा जाता। तो जब हम कोई देश रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो कह देता है कि साहब आपकी लेबलिंग सही नहीं होती, इसलिए हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता और हमें सही जानकारी नहीं मिलती, हम सामान नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह के टेक्निकल जो बैरियर्स हैं वो भी काम करते हैं। कॉन्क्लूज़न, ये चैप्टर हम लोगों ने क्यों पढ़ा? आप पॉलिसी के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। पॉलिसी में इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी की बात हम लोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक फ्री ट्रेड और एक प्रोटेक्शन। फ्री ट्रेड में बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ट्रेड का मतलब हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, स्वतंत्र आयात निर्यात है, कोई बात ही नहीं। लेकिन प्रोटेक्शन को पढ़ने की बात है। हम बहुत तरीकों से प्रोटेक्शन की नीति का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो अगले चैप्टर में बताएंगे। फ्री ट्रेड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। लेकिन अभी इतना समझना चाहिए कि दो तरह की पॉलिसियां हैं, एक फ्री ट्रेड, दूसरा प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं जिनका वर्णन इसमें किया गया है। आपने हमारी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।